Hello, Namaskar, Vanakkam. My name is T.S. Sudhir and you're watching Study with Sudhir, your own digital classroom. Now, as part of the IAC Class 12 History syllabus, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे आफ्टर द डिमाइस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन May 1964. Now, आपके सिलेबस में है लाल बहादुर शास्त्री, हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, The importance of the 1967 जनरल इलेक्शन. ये काफी महत्वपूर्ण है कि 1967 में आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भारत की राजनीति में कई सारे बदलाव आए. उसके बाद जो मेन ऑपोजिशन पार्टीज हैं और उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में भी आपको पढ़ना है, जैसे सोशलिस्ट पार्टी हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट हुई, भारतीय जनसंघ हुआ जो कि आज के भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से प्रीकर्सर है, और आखिर में शिरोमणि अकाली दल जो कि पंजाब की पार्टी है. ओके, तो इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर ध्यान देंगे. ओके, लेट्स नाउ गेट डायरेक्टली इनटू द स्टोरी. ओके, सो ISC क्लास 12 हिस्ट्री विद SWS में वी विल नाउ इन दीज पिक्चर्स, और मैं काफी पिक्चर्स का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको एक तरह से रिलेट करने में भी काफी आसानी हो. यू आर एबल टू सी एंड अंडरस्टैंड बिकॉज ये सब कई साल पहले की बात है. ओके, सो यू नीड टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट. और मैं इसको एक कहानी की तरह प्रस्तुत करूंगा. ये एक तरह से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन है. ओके, सो अगर आप इसको कहानी की तरह समझेंगे कि उस समय पर हमारे राजनेताओं ने क्या किया था जिसका कि असर उसके कई सालों बाद तक भी पता चला, उससे आपको एक रुचि भी आएगी, एक इंटरेस्ट भी आएगा और समझने में आसानी भी होगी. सो यू सी लाल बहादुर शास्त्री इन दिस फोटोग्राफ आउट हियर. दिस इज Lal Bahadur Shastri. Then you have Kamraj, and this is Jawaharlal Nehru. Then on this photograph, you see on left, you see Sarvapalli Radhakrishnan, जिनके बर्थडे पर हम टीचर्स डे मनाते हैं 5th of September. Then you have Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri. Now, लाल बहादुर शास्त्री, जहां तक लाल बहादुर शास्त्री का सवाल है, he was railways minister in Nehru's cabinet. Let's look at Lal Bahadur Shastri before he became prime minister. Okay, so Lal Bahadur Shastri was railways minister in Nehru's cabinet, but he resigned both times in 1956 after 2 train accidents took place. 2 train accidents हुए थे. पहला हुआ था आंध्र प्रदेश में नियर महबूब नगर, जिसमें तकरीबन 112 लोगों की मौत हुई थी. He sent in his resignation, but it was not accepted by Pandit Nehru. उसके बाद कुछ महीनों बाद 1956 में ही another accident took place, this time in Tamil Nadu. Okay, and at that time 144 people died in November 1956, and Shastri resigned as railways minister. तो उससे पहले तक ये moral responsibility की बात कभी कोई सुनता नहीं था. कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए तो रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन शास्त्री ने एक तरह से ये ट्रेंड शुरू किया. सो इट मेड द मिनिस्टर्स मोर अकाउंटेबल फॉर द डिपार्टमेंट्स दैट दे कंट्रोल्ड. 1959 में he was back in the cabinet as industries and commerce minister, और 1961 में he became the union home minister. Okay, so ये रहा शास्त्री का एक तरह का political journey within the government after India's independence and before he became prime minister in 1964. Now, when Jawaharlal Nehru died, now he had not really made any kind of succession plan. So, because after Nehru who, ये बात किसी ने सोची नहीं थी. So after Pandit Nehru died in May 1964, Gulzarilal Nanda was the interim prime minister, and in June 1964, Lal Bahadur Shastri became prime minister because there were 2 main contenders at that time. 2 लोग जो कि प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे. एक तो लाल बहादुर शास्त्री, who was the home minister. There was another senior cabinet minister, Morarji Desai. Okay, so he also put his hat in the ring that he could become, but there was opposition to Morarji Desai. In fact, उस समय के आर्टिकल्स और किताबें पढ़ें, so
Kamraj, who was the strongman from Tamil Nadu, former chief minister of Tamil Nadu, he was the president of the Congress party in 1964. He apparently said anybody but Morarji Desai. So there was huge opposition to Morarji Desai because Morarji Desai was seen as a very stubborn, very authoritarian kind of a figure who would not listen to anyone else around him. And people in the Congress party were not very keen to work alongside Morarji Desai. They thought it will be difficult. Mushkil hogi Morarji Desai ke saath kaam karne mein. तो इसलिए they chose a more affable, temperamentally more soft spoken Lal Bahadur Shastri. Okay, kad se bhi he was a very short kind of person, and even in terms of personality, Lal Bahadur Shastri was a very friendly sort of a person. लाल बहादुर शास्त्री का ओरिजिनल नाम में लाल बहादुर श्रीवास्तव था, लेकिन since that conveyed his caste, he dropped Srivastava, and subsequently after he completed his degree, he was given the title of Shastri. That's how Lal Bahadur Shastri came into existence. Now, when he became prime minister, उन्होंने पूरा कैबिनेट रिटेन किया, जो कि नेहरू के अंडर काम करता था. एक प्रमुख नाम जिसको कि उन्होंने ऐड किया वो था इंदिरा गांधी का. He made her the information and broadcasting minister in his cabinet. Okay. Now, Lal Bahadur Shastri, the biggest challenge that he faced was the attack by Pakistan in 1965. Okay. And in that war, India defeated Pakistan, occupied many of Pakistan territories, but Tashkent mein USSR played the role of a mediator ki aap dono sides आइए बातचीत कीजिए, and India actually retracted from most of the territories under Soviet pressure because India needed the Russian support in the United Nations, even for their weaponry support, because India was close to the USSR at that point in time, the Soviet Union. Okay, so Pakistan का जो adventure था, पहले उन्होंने गुजरात में हमला किया था और उसके बाद infiltrators भेजे कश्मीर के अंदर. China declared India as the aggressor. So China was obviously on Pakistan's side, and Shastri subsequently in January 1966 traveled to Tashkent in USSR, and there he suffered a heart attack. Of course, there is always a bit of a suspense over what really happened to Lal Bahadur Shastri in Tashkent on the 11th of January. He passed away in Tashkent, and that's how. So you see this photograph. His famous slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. Jai Jawan because of the Pakistan war. Jai Kisan because of Shastri, whatever he did as the Prime Minister in the field of agriculture. So, agar Shastri ki legacy ki baat kare, so you will find that the maximum contribution he made was in the field of agriculture, apart from leading India in the war against Pakistan in 1965. So, let's look at the contributions. Shastri's contributions as Prime Minister. The Green Revolution primarily took, or at least took off, when Shastri was the Prime Minister. He gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. He set up the Food Corporation of India, FCI, which is the in-charge agency even today of procuring food grain from all the states of the country, distribution of that food grain, right? Hoarding of that good grain, storing of that food grain, rice, wheat, pulses, jo bhi ho, right? The National Seeds Corporation was also set up when Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister of India. Apart from that, the Agricultural Prices Commission, that was also set up when he was Prime Minister, right? So even though his tenure was very short, हालांकि ज़्यादा 2 साल की कम का period उन्होंने he served as Prime Minister, but he played a major role. 2 साल से भी कम, 1964 June to January 1966. Then the White Revolution, Green Revolution to ho gaya fasal ko leke, White Revolution to do with milk. So he supported Amul in Anand in Gujarat. Then he also established the National Dairy Development Board to help the milk farmers, the dairy farmers. So you realize that if you talk about, so Shastri's contributions as Prime Minister can come as a question. So you will need to mention all these points about his role as the leader of the country in the war against Pakistan in 1965, and with specific reference to the Green and the White Revolution. Okay. Now, let's move to the second part. Lal Bahadur Shastri died in January 1966 in Tashkent. What happened after that? This photograph that you see on your screen is Indira Gandhi along with Kamraj in the center and Morarji Desai on the extreme right.
Now, post Shastri, Indira Gandhi was preferred over Morarji Desai and she became the prime minister. Again, the opposition to Morarji Desai, it was anyone but Morarji Desai, though Morarji Desai this time wanted a contest. Lal Bahadur Shastri ke time pe he agreed to make way for Shastri to become the prime minister, but this time he wanted a contest. Okay, the big thing was the 1967 elections. पिछले elections 1962 में हुए थे. 1952 was the first general election in India, then 57, then 62. All three elections were fought by the Congress when Jawaharlal Nehru was the prime minister. So this was the first general election that India faced with Nehru not being there. Okay, so and this is seen as a major political event, a landmark year for Indian politics, the general elections of 1967. That was because Samyukta Vidhayak Dal was formed, which was a coalition of many parties. So coalition politics entered India in the year, with the general elections of 1967. This was formed of the Bharatiya Kranti Dal, Samyukta Socialist Party, Praja Socialist Party, Janasangh. Janasangh again, which is the precursor of today's BJP. So in the general elections of 1967, the Congress returned to power with just 283 seats, which was 70 odd seats less than 1962 में पंडित नेहरू की लीडरशिप में जितने जीते थे, उससे 70 सीटें कम थी जो कांग्रेस ने अब की बारी जीती, सिर्फ 283 seats. The mid figure, I don't know whether it was still 272, but उसके आसपास का रहेगा. So the results were called a political earthquake, यानी कि एक राजनीतिक भूकंप की तरह उसको डिस्क्राइब किया गया कि 1967 में जिस तरह के चुनाव के नतीजे आए. ओके, सो ये संयुक्त जो ये नई कोलिशन पार्टी बनी थी, ओके, संयुक्त विधायक दल, इसके नेता कौन थे? नेता थे पूर्व कांग्रेस नेता जैसे चरण सिंह, जैसे सी राजगोपालाचारी. इन सभी के एक तरह से डिफरेंसेस हो गए थे कांग्रेस पार्टी से और उन्होंने अलग दल को सपोर्ट करने का निर्णय लिया था. ओके, so let's look at the reasons why 1967 elections are seen as a political earthquake, एक राजनीतिक भूकंप, and why is it considered a landmark year as far as Indian politics is concerned. पहली बात तो ये कि कांग्रेस का एक तरह से जो डोमिनेशन था वो एक तरह से कम हो गया. This is very important. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कांग्रेस, बिकॉज तब तक सारे इलेक्शंस कांग्रेस ही जीत रही थी, इस बारी भी कांग्रेस ही पावर में आई, लेकिन कई सारे प्रदेशों में कांग्रेस was not the dominant party anymore. So the Indian National Congress was challenged at the national level by winning lesser number of seats, and Congress party's hold on power began to weaken as many regional parties and opposition parties started to gain ground. Okay, तो ये एक बड़ा डिफरेंस था फ्रॉम द अर्लियर इलेक्शंस. देन emergence of non-Congress governments. कई सारी non-Congress सरकारों ने एक तरह से पावर शेयर किया at the state level. For instance, in Bengal, for instance, in Kerala, in आज की तारीख में तमिलनाडु, जहां पर डीएमके पावर में आई, और ये सभी ऐसे स्टेट्स थे जहां पर तब तक कांग्रेस का ही बोलबाला था. ओके, सो द एमर्जेंस ऑफ एक विपक्षी पार्टियों का आने का मतलब ये था कि जो राजनीतिक एक तरह से राजनीतिक पावर थी वो थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो रही थी. देन कोलिशन पार्टीज, मैंने बताया कि कई सारी पार्टियों मिलकर उन्होंने संयुक्त विधायक दल का वो गठबंधन की सरकार थी. तो कोलिशन पॉलिटिक्स शुरू हुई. रीजनल पार्टीज, सोशलिस्ट पार्टीज जो कि एक तरह से सोशलिज्म में बिलीव करती थी, कम्युनिस्ट पार्टीज बंगाल में, केरला में, राइट, और ये सारी की सारी एक तरह से एकजुट हुई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ. सो केरला, तमिलनाडु, बंगाल जैसे प्रदेशों में एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई. ओके, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज ये हुआ जैसे तमिलनाडु जैसे प्रदेश में, जहां पर द्राविड़ मुनेत्र कड़गम जो कि अन्नादुरई की पार्टी थी तब, उन्होंने वो सत्ता में आई और ये एक तरह से अपने प्रदेश के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, अपनी कल्चर के बारे में उस पर ज्यादा जोर डालते थे. 1965 में we saw a major anti-Hindi agitation in which this leaders of what would be formed the DMK
played a major role. तो एक तरह से on very to protect कि हमारा we are not India is not a homogeneous identity. तमिलनाडु की अपनी भाषा है, अपना कल्चर है, which is very different from the culture of let's say Maharashtra or Rajasthan or Uttar Pradesh. Similarly, Andhra has its own culture, Kerala has its own culture. So regional parties representing a particular state began to gain domination. तो ये रीजनल भावनाओं पर ज्यादा स्ट्रेस देते थे, रीजनल मुद्दों पर ज्यादा स्ट्रेस देते थे, और एक तरह से जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का मॉडल था, उसको उन्होंने चैलेंज किया, जहां पर डिसीजंस वर टेकन बाय दिल्ली और स्टेट्स के ऊपर थोपे जाते थे। स्टेट्स ने जिन्होंने भी रीजनल पार्टीज को सपोर्ट किया, रीजनल पार्टीज को सत्ता में लाए, उन्होंने एक तरह से सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का जो कांग्रेस का मॉडल था उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया। सो दैट इज हाउ यू नीड टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लास्ट जो बड़ा एक चेंज आया 1967 के चुनाव में, वो था कि द पॉलिटिक्स बिकेम मोर लेफ्ट लीनिंग बिकॉज दो स्टेट्स में, केरला में और बंगाल में, कम्युनिस्ट पार्टीज केम इनटू मेजर प्रोमिनेंस, so they एक तरह का पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रहा था। केरला में यू हैड ऑलरेडी अ लीडर लाइक EMS Namboodiripad, right, who was extremely popular in non-Congress men. So similarly in Bengal also there were many non-Congress communist leaders, Marxist leaders who were also gaining in prominence in Bengal. Okay, now uske baad the main thing which happened was the 1969 कांग्रेस स्प्लिट। लेकिन उससे पहले हुआ ये कि 1960 प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, who was the third president of India, he died while he was in office. उस समय पर वाइस प्रेसिडेंट थे VV गिरी। इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि she would support VV गिरी as the president, next president of India. She would support his election as the president. So over Sanjeeva Reddy, Neelam Sanjeeva Reddy, जो कि आंध्र प्रदेश के थे, from Anantapur district, he was chosen by the Kamraj group, by the syndicate. So कांग्रेस के जो दूसरे नेता थे वो चाहते थे कि नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस का उम्मीदवार रहे राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि वो VV गिरी को सपोर्ट करेंगी। So she was served a show cause notice by the Congress party कि आप कांग्रेस पार्टी के, हालांकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कांग्रेस पार्टी के जितने भी एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसके जो नियम है, उनका उल्लंघन कर रहे हैं। ओके, दिस लेड टू अ स्प्लिट इन द कांग्रेस बिकॉज इंदिरा गांधी वाज एक्सपेल्ड। शी फॉर्म्ड कांग्रेस R और दूसरे कांग्रेस को कांग्रेस O कहा गया, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और उसका नेतृत्व कर रहे थे कामराज और मोरारजी देसाई, जो कि अभी साथ में मिल गए। लेकिन जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी AICC, उसमें 705 सदस्यों में से 446 सदस्य इंदिरा गांधी की साइड पर चले गए। ओके, नाउ इंदिरा गांधी हैड लेफ्टिस्ट एंड पॉपुलिस्ट लीनिंग्स। ओके, वेराज द कांग्रेस O में जो थे, उनको ये रशियन सोवियट्स ज्यादा पसंद नहीं थे, राइट। उनका एजेंडा थोड़ा सा मोर राइट विंग की तरफ था, अमेरिकी इंटरेस्ट की तरफ थोड़ा सा और लीनिंग थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया? आफ्टर दिस स्प्लिट शी नेशनलाइज्ड द बैंक्स। ओके, दिस वाज अ मेजर डिसीजन। शी सर्वाइव्ड, हालांकि उनकी मेजॉरिटी पूरी तरह से इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बिकॉज कांग्रेस में ही फूट हो गई थी। She survived with the support from the Communist Party of India and she called for early elections in the year 1971. 1971, like 1967, is seen as another landmark year for India. Now, because she came to power and after that there was the Bangladesh war, Pakistan war, which led to the formation of Bangladesh in December 1971. वो चुनाव के बाद हुआ था। The last part of this chapter you need to understand about the emergence of parties, और ये 5 parties का जिक्र किया गया है आपके सिलेबस में, राइट। जैसा कि पहले बताया, कांग्रेस काफी सारे प्रदेशों में चुनाव हार गई थी, केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा, बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, बंगाल वगैरह में। And Jansangh emerged as the main opposition parties in states like UP, MP, Haryana. The Communists emerged as a major party in Bengal and Kerala.
right? Akali Dal emerged as a major political force in Punjab, वो जो सिख समुदाय की बातों को वो एक तरह से पेश करते थे. So all these are more regional mix of DMK in Tamil Nadu, regional parties plus communist parties plus socialist parties. So इन तरह के कई सारे ऐसे parties उभर कर आए जो कि कांग्रेस का विरोध करते थे. कांग्रेस स्टिल रिमेन द डोमिनेंट पार्टी, बट कांग्रेस अभी में फूट आ चुकी थी. सो द कांग्रेस वाज वीकेंड एंड देयर आर मेनी अदर पार्टीज व्हिच आल्सो केम टू द फोर. ओके, सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर को समझने में आपको मुश्किल नहीं आई, मजा भी आया. एनी डाउट्स प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन and I'll try to address those doubts. Please share the video. Please subscribe to the channel if you want more content on ISC Class 12 History syllabus on popular demand from all you students. Thank you very much.